वी आर गोइंग टू स्टार्ट द OSPI ऑफ द बिहेवियर साइंसेज। इसमें डिफरेंट स्टेशंस आते हैं, जिसमें पहला हम देख लेते हैं कि कंटेंट्स में साइको सोशल असेसमेंट आ सकती है, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ का एक सेशन हो सकता है, इन्फॉर्मेशन केयर पे आ सकता है, और कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पे हो सकता है, स्लीप पे आ सकता है, एथिकल डायलेमास पे हो सकता है, कम्युनिकेशन पे हो सकता है, प्रोफेशनलिज्म का हो सकता है जिसमें IQ और EQ लेवल चेक करेंगे, कंप्लायंस का हो सकता है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो सकता है, एथिक्स कॉन्फिडेंशियलिटी का हो सकता है, मिसकंसेप्शन ऑफ काला जादू का हो सकता है, मिनी मेंटल एग्जामिनेशन हो सकती है, मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, पैनिक डिसऑर्डर मैनेजमेंट हो सकती है, और कंसेंट पे हो सकता है। टॉस के अकॉर्डिंग जो है साइको सोशल असेसमेंट 20 नंबर की होती है, बेसिकली 20 मिनट का हमें इस पर टाइम मिलता है, और 45 मार्क्स की होती है। और बाकी जो स्टेशन हैं वो 4 स्टेशन होते हैं, हर स्टेशन 4 से 5 मिनट का हमें टाइम मिलता है, और 9 नंबर का एक स्टेशन होता है। और इंटरनल असेसमेंट 10 मार्क्स की होती है, और टोटल 100 मार्क्स बन जाते हैं। बेसिक गाइडलाइंस ये हैं कि आपने पेशेंट को ना फॉर्मल ड्रेसिंग में अटेंड करना है, मतलब कि अगर आपकी ओएसपी है तो आप फॉर्मल यूनिफॉर्म में जाएँ, अपनी प्रॉपर यूनिफॉर्म हो आपकी, और सीरियस और फिल्म एटीट्यूड हो, और ना एम्पैथी शो करें अपने सब्जेक्ट के साथ, मतलब अपने पेशेंट के साथ एम्पैथी शो करनी है, सिम्पैथी बिल्कुल भी शो नहीं करनी। और हमेशा ना पेशेंट को राइट साइड से अप्रोच करते हैं, और पेशेंट के साथ आई कॉन्टैक्ट होना चाहिए। आप जब अपना प्रोसीजर अपने पेशेंट को एक्सप्लेन कर रहे हो, और हर स्टेशन पे आपने सबसे पहले क्या करना है, ग्रीटिंग करनी है, सलाम करना है, सुबह बखैर कहना है, या फिर आपने इंट्रो कर सकते हैं, मेरा नाम डॉक्टर फ़लाँ है, मेरा नाम डॉक्टर रिमशा है, जैसे कि आपका नाम क्या है? अब प्रिपरेटरी फ़ेज़ क्या है, क्या कैसे आना हुआ? फिर बैकग्राउंड बिल्डिंग भी करनी है आपने, कि मैं समझता हूँ कि ये इंसान की फ़ितरत है। मुझे मालूम है कि इंसान आगे भी ऐसा करता है, ईटीसी। मतलब कि आपने ना उसको जनरल एक बैकग्राउंड बिल्ड करके फिर उससे बात करनी है। फिर उसकी पैराफ्रेज़िंग आपने करनी है, जिसमें आप अपनी बात उसे समझा सकते हैं, या फिर उसकी बात पूछ के उसको इस तरह ना अपनी ग्रीटिंग्स के बाद ना आपने ये भी जैसे कहना है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़ायदा पहुँचा होगा, और फिर यानी कि ये बेसिक्स हर स्टेशन पे आपने ही करना है। मतलब कि ग्रीटिंग करनी है, इंट्रो करना है, अपना एक प्रिपरेटिव फेस बनाना है, एक बैकग्राउंड बिल्डिंग करनी है, पैराफ्रेजिंग करनी है, और फिर ग्रीटिंग जाने के लिए अल्लाह हाफ़िज़ ख़त्म करना है इस पे। साइकोसोशल असेसमेंट देखें तो आपने पहले उसकी की में है कि आपने उसकी डेमोग्राफिक डिटेल्स पूछनी है, उसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री देखनी है, जिसमें आपने उसकी बर्थ हिस्ट्री देखनी है, बेसिकली डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स देखने हैं कि उसके अपने पेरेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे रिलेशनशिप्स थे ड्यूरिंग द ग्रोथ, और उसकी एजुकेशनल स्टेटस देखना है, जिसमें आपने उसकी स्कूलिंग देखनी है, और इसके अलावा आपने उसका एकेडमिक रिकॉर्ड देखना है, और अपने इसके टीचर्स और उसके क्लास वालों के साथ उसके रिलेशनशिप्स देखने हैं। आपने उसकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस देखना है कि वो आजकल जिस जो काम कर रहा है कि वो किस तरह कर रहा है, उसका एटीट्यूड क्या है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ इन द जॉब, और अपने वर्क डिफिकल्टीज़ को वो किस तरह डील करता है, ताकि आपको उसका अंदाज़ा हो सके। फिर उसके साथ उसकी सोशल हिस्ट्री देखनी है, जिसमें उसकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल सिचुएशंस देखनी है, मतलब उसका फैमिली सिस्टम कैसा है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है कि सिंगल फैमिली सिस्टम है, उसके इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अपनी फैमिली के साथ या नहीं है, कोई मेजर लाइफ इवेंट्स उसकी लाइफ में हों, उसका मैरिटल रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उसकी अपनी वाइफ के साथ कैसे रिलेशनशिप्स हैं, अपनी बच्चों के साथ कैसे रिलेशनशिप है, वो अपनी फैमिली को किस तरह देखता है, अपनी उसकी परसेप्शंस क्या हैं, उसकी पास्ट और करंट हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग देखनी है, मतलब कि वो कोई ड्रग तो नहीं ले रहा था, या फिर कोई अल्कोहल अब्यूज़ तो नहीं था। उसके लीगल इश्यूज़ देखने हैं कि बेसिकली वो किसी केस में तो इन्वॉल्व नहीं है, या फिर उसकी कोई पर्सनैलिटी टाइप जो उसके अंदर कुछ चेंजेस हों, यानी उसके बिहेवियर में जो उसको डिफरेंट करती हो दूसरे ह्यूमन से। अब इसकी डेमोग्राफिक डिटेल्स में आपने बेसिकली कहना है कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र कितनी है, क्या आप शादीशुदा हैं, अगर हैं तो आपके कितने बच्चे हैं, बच्चे क्या करते हैं, आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या काम करते हैं। फिर उसकी चाइल्डहुड हिस्ट्री देखनी है कि आपकी पैदाइश नॉर्मल हुई थी, या फिर ऑपरेट के थ्रू आपकी बर्थ हुई थी, या फिर आप पैदाइश के दौरान आपको बताया गया है कि आपकी नॉर्मल बच्चों जैसी चीखें निकली हों, या फिर आप चिल्लाए थे। मतलब कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो रोता है ना, तो उससे पूछते हैं कि आप नॉर्मल बच्चों की तरह रोए थे, और इस तरह बेसिकली आप कब बैठना चलना उठना किस उम्र में यानी आपने कब स्टार्ट किया था। कुछ बच्चे जल्दी चलना फिरना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे लेट, इस तरह उसकी हिस्ट्री पूछनी है आपने। आपने बोलना कब शुरू किया था? आपके घरवालों के साथ कैसे ताल्लुकात थे? वालिदैन में से आपके ताल्लुकात किसके साथ ज़्यादा अच्छे थे? माँ या बाप के साथ? कौन ज़्यादा गुस्सा करता था? किसके साथ आपकी अटैचमेंट ज़्यादा थी? कभी मार तो नहीं पड़ी अम्मी-अब्बू से? या फिर आपके बहन-भाइयों के साथ ताल्लुकात कैसे थे? आपके बचपन में शर्मीले थे या घुल-मिलने जाने वाले थे? आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या थी? मतलब कि आप कोई ऐसा वाक़या जिसकी जो आपको हमेशा आपको ज़िंदगी भर याद रहा हो, जिसके बाद भी आपकी ज़िंदगी में मनफ़ी असरात रहे हों। अब उसके एजुकेशन स्टेटस में हमने उससे पूछते हैं कि आपकी किस उम्र में आपने स्कूलिंग स्टार्ट की थी? पढ़ाई में आप कैसे थे? पढ़ते थे, लिखते थे पढ़ते-लिखते हुए बेसिकली आपको कोई मुश्किल पेश आई हो, या फिर कभी स्कूल में कोई आपको मार पड़ी हो, आपको अपने दोस्तों के साथ ताल्लुकात कैसे थे? उनके साथ अच्छी कभी कोई लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई? आप एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में किस तरह पार्टिसिपेट करते थे? कभी आपने स्कूल तब्दील किया? अगर किया तो क्यों किया? अगर उस इंसान ने बहुत स्कूल तब्दील किए होंगे, तो इस बात से आपको ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कुछ तो मसला था ना कि उसके साथ जो बार-बार स्कूल चेंज कर रहा था।
अब जो उसकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है ना, उसमें बेसिकली हमने देखना है कि अभी आप जो काम करते हैं या पढ़ते हैं, जो भी है, अगर स्टूडेंट है तो पढ़ता होगा, काम करते हैं तो कोई मुश्किल पेश आती है, सब काम को किस तरह मैनेज करते हैं, कोई के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, और आपकी माली हालात कैसे हैं, क्या आप भी कमाते हैं, आपको काम में कोई मुश्किल पेश आती हो, अगर आती है तो किस तरह मैनेज करते हैं, उसकी सोशल हिस्ट्री देखनी है कि आपके घर वालों ने घर बेसिकली आपका घर आपका अपना है या किराए का, मतलब उसकी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखना है ना, कि उसकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, कि वो रिच हैं या फिर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, या फिर मिडिल क्लास है कि लोअर मिडिल क्लास है, आपके बाकी लोगों से कैसे ताल्लुकात हैं, क्या घर के लोग आपके फैसले से मुत्तफिक होते हैं, क्या आपको असिस्ट यानी कि वो अपने उनकी फैमिली ने किस तरह डील करती है, मतलब कि वो घर के फैसलों में शामिल होते हैं, या फिर वो घर के जो घर वाले उन पर फैसला करते इम्पोज करते हैं, वो उनको उनके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं, मतलब कि इस तरह की चीज़ें। फिर इसके मैरिटल रिलेशनशिप्स में देखते हैं कि आप शादीशुदा हैं, कितने बच्चे हैं आपके, आपकी बीवी के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, अगर कोई फ़ैसला लेना चाहें तो आपकी बीवी आप अपनी बीवी से मशवरा करते हैं कि नहीं, कितने बच्चे हैं, बच्चों के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, और पास्ट और करंट हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग और ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ भी हम बेसिकली पूछते हैं। क्या आप कोई नशा करते हैं? कभी कोई सिगरेट पी हो, कभी नींद की गोलियाँ खाई हों, या फिर कोई कैसा महसूस करते हैं आप? अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? अगर वो इस्तेमाल करता होगा तो उससे पूछना है, अगर नहीं करता होगा तो ज़ाहिर बात है नहीं पूछेंगे। लीगल इश्यूज़ में हम देखेंगे कभी किसी के साथ आपने कोई मुकदमा किया है, या फिर आपको कोई कभी जेल जाना पड़ा हो, कभी आप पे कोई पुलिस केस हो गया हो। हेल्थ बिलीफ मॉडल ऑफ पेशेंट में हम पूछते हैं कि आपके मुताबिक आपको क्या मसला है? मतलब कि पेशेंट से पूछते हैं ना कि आपके मुताबिक आपकी बीमारी की वजूहात क्या हैं? उनका इलाज क्या है? फिर पर्सनैलिटी टाइप देखते हैं कि जिससे है ना हम पर्सन के ट्रेट्स और एटीट्यूड्स और बिहेवियर जो है वो जज कर सकें कि वो क्या, वो जो है वो उसका रिस्पॉन्स दूसरे इंसानों की तरह है टुवर्ड्स द स्ट्रेस, या फिर उसकी कोई हॉबीज़ जो चेंज करती हो उसे दूसरे इंसानों से, इसलिए हम पूछते हैं आपकी शख्सियत कैसी है? क्या आप लोगों के साथ घुलना-मिलना पसंद करते हैं? आपको गुस्सा कितना आता है? गुस्से का इज़हार कैसे करते हैं? जब कभी आप पे कोई मुश्किल आए तो आप किसकी मदद लेते हैं? या फिर खुद अपनी सेल्फ हेल्प लेते हैं? या फिर आप फ़ारिग वक़्त में क्या करते हैं? आपकी कोई हॉबी हो, या फिर कोई ऐसी खूबी या ख़ामी जो आपको दूसरे इंसानों से मुनफ़रिद करती है कि आप अपने काम से मुतमईन हैं? दूसरा सेशन होता है ब्रेकिंग बैड न्यूज़ का। इसमें आ सकती हैं ब अगला स्टेशन जो है वो बेसिकली ब्रेकिंग बैड न्यूज़ का होता है। इसमें जो पॉसिबल सिनेरियोज़ आ सकते हैं वो केस ऑफ डेथ हो सकता है, कैंसर हो सकता है पेशेंट को, उसे टीबी हो सकती है, कोई भी मौलिक बीमारी हो सकती है। बेसिक एथिक्स में यही आता है कि आपने पेशेंट को कंफर्टेबली बिठाना है, अपने ऑफिस में बिठाना है, ये नहीं करना कि आपने वार्ड में सबके सामने उसको ये ये केस नहीं हो सकता ब्रेकिंग बैड न्यूज़ का, वार्ड में आप उसे नहीं बता सकते। उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को आपने श्योर करना है, अपने टोन को आपने लो रखना है, और उस कंक्लूजन मतलब जज्बाती नहीं होना, अपने अपने आप पे कंट्रोल रखना है, और बेसिकली पॉजेज़ के साथ आहिस्ता-आहिस्ता शाइस्तगी से उसे आपने बताना है। बेसिक स्ट्रक्चर में वही बात आ जाती है कि आपने ग्रीटिंग्स करनी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? पेशेंट की ज़ुबान को समझने की कोशिश करें। बेसिकली पेशेंट के बोलने से ही आपको पता चल जाएगा कि पेशेंट की लैंग्वेज क्या है, फिर आपने उसी लैंग्वेज में पेशेंट से बात करनी है। इंट्रो लेना है कि मेरा नाम डॉक्टर उस्मान है और आपका नाम क्या है? फिर उसे कंसेंट देनी है कि मैं आपसे आपकी बीमारी के मुतालिक कुछ बातें करना चाहती हूँ। क्या आप मेरी इजाज़त है? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ ताउन करेंगे। फिर उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को भी श्योर करना है कि पेशेवराना तकाज़ों के मद्देनज़र रखते हुए हमारी गुफ्तगू को सीधा राज़ में रखा जाएगा। अगर आप किसी दूसरे को इस गुफ्तगू में शामिल करना चाहते हैं, आप उन्हें बुला सकते हैं। ये इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिग्निफिकेंट अदर में आ जाता है। फिर पेशेंट परसेप्शन आपने चेक करनी है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। मतलब कि पेशेंट को, अगर वो खुद पेशेंट है तो आपने पेशेंट को उसके मुतालिक उसके क्वेश्चन करने हैं। अगर कोई और होगा, कोई सेकंड पार्ट करैक्टर है या पेशेंट का कोई रिलेटिव या फ्रेंड हो सकता है, उसमें आप फिर ये पार्ट मिस कर देते हैं। फिर आके पेशेंट के आप फिर मतलब कि वही इन्विटेशन हो गया कि आपने पेशेंट को बताना है कि मुझे निहायत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको कैंसर है। फिर पेशेंट का नॉलेज चेक करना है कि क्या आपको कैंसर के मुतालिक कुछ पता है? फिर पेशेंट बताएगा। अगर पेशेंट को नहीं पता होगा तो आपको बताना होगा कि कैंसर की भी इकसाम होती हैं। एक फैलने वाला होता है, एक जो है नहीं फैलता, और ये इस कैंसर पे डिपेंड करता है। बेसिकली बेनाइन और मैलिग्नेंट हो जाता है। तो उसमें आपने उसके कैंसर के मुतालिक उसे बताना है कि इसकी कोई ट्रीटमेंट्स भी हैं। ट्रीटमेंट्स के अंदर आपने उसे वही बताना है कि रेज़ के थ्रू ये कीमो भी की जाती है और अद्वियात भी दी जाती हैं। अब ये कैंसर की स्टेज पे डिपेंड करता है कि वो कौन-से स्टेज पे है, उसको किस तरह ट्रीट करना है, और पेशेंट फिर आपने ना बेसिकली ना इसमें ना आपने पेशेंट के साथ सिम्पैथी शो नहीं करनी, एम्पैथी शो करनी है। मतलब कि आपने ना उसको ये कहना होता है कि मैं माज़रत चाहता हूँ कि मुझे आप ऐसी खबर सुना रहे हो, या फिर मुझे अंदाज़ा है कि आप किस तकलीफ़-दह सूरत हाल से गुज़र रहे हैं। फिर समराइज़ करना है कि उसको बताना है ना कि अब आप क्या क्या करना चाहते हैं? आप इनमें से कौन-सा इस्तेमाल करेंगे अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए? मतलब आप अद्वियात का सहारा लेना चाहेंगे। अगर आप चाहें
तो प्लान ऑफ एक्शन बताना है आपने कि मैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं माहिरीन के साथ राब्ता करके आपके इलाज शुरू करवा दूँ। यानी पेशेंट को इस बात का हक देना है कि पेशेंट डिसाइड करेगा कि उसने इलाज शुरू करवाना है, कब कराना है, किस तरह कराना है। इसमें डॉक्टर को कोई हक नहीं है। डॉक्टर सिर्फ बताएगा। इसके बाद अगला स्टेशन होता है इन्फॉर्मेशन केयर का। इसमें बेसिक स्ट्रक्चर्स में वही बात आ जाती है कि आपने ग्रीट करना है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या मैं आप फिर वही लैंग्वेज, फिर इंट्रो कि मेरा नाम डॉक्टर फ़लाँ है और कंसेंट लेनी है कि मैं आपसे आपकी बीमारी के मुतालिक कुछ बातें करना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप तावन करेंगे। फिर उसकी इजाज़त लेनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए उसे कहना पूछना है कि पेशेवराना तकाज़ों के मद्देनज़र रखते हुए कि हमारी गुफ्तगू को सीधा राज़ में रखा जाएगा। पेशेंट्स की परसेप्शंस देखिए कि आपके ख़्याल में आपकी बीमारी क्या है? आपको क्या बीमारी है? उसको नॉलेज देखना है। मैं इसके अलावा आपको कुछ मालूमात देना चाहती हूँ। खुद आपने उस पेशेंट को बताना है कि डिज़ीज़ क्या है? मतलब कि अगर वो टीबी है तो उसके बारे में बताना है कि उसकी साइंस क्या है? टीबी के बारे में तो आप बता सकते हैं कि ये फेफड़ों की बीमारी होती है। इसके अंदर जो है बेसिकली खाँसी हो जाती है, इंसान को बहुत ज़्यादा बलगम भी आना शुरू हो जाता है और इसके अलावा रात को ठंड भी लग सकती है और बुखार भी हो सकता है। ये उसकी साइंस और सिम्पटम्स में आके उसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स भी बता सकते हैं कि ना टीबी जो होती है बेसिकली ना अ, अगर 2 इंसान सेम जगह पे खा रहे हों तो खाने की चीज़ों से एक-दूसरे से फैल सकती है। अगर आप किसी बच्चे से प्यार करते हैं तो इस तरह भी फैल सकती है। ये इस तरह आपको ना अपने घरवालों से मतलब कि एहतियात बरतनी होगी और अगर इसे ट्रीट ना किया गया तो इसके बाद आपके फेफड़े ख़त्म भी हो सकते हैं और आपकी मौत का सबब भी बन सकती है। प्रिकॉशंस उसे बतानी है कि मतलब आपने अपना कमरा अलग करना है, अपने खाने के बर्तन अलग करने हैं, आपने बच्चों से प्यार नहीं करना, इस तरह की चीज़ें बतानी हैं और ना क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? और अगर आप ज़हन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं और अगर कैंसर का पेशेंट है तो उस केस में आप बताएँगे कि बेसिकली ना आपने अपनी केयर करनी है, आपने अपनी खुराक का ख़्याल रखना है, आपने जो उनकी जो प्रिवेंटिव मेजर्स होंगी आपने वो बता सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, इसमें बेसिकली हम पर्सन्स जो है वो क्लेम करता है कि उसे प्रॉपर चेक नहीं किया डॉक्टर ने। तो फिर वही बात कि ना आपने उसे सलाम करना है कि फिर उसे आपने उसकी मतलब कि पूछना है कि आपको क्या मसला है। तो इस तरह तमाम मरीज़ों से फिर आपने ना उसे इस बात की यकीन दहानी करानी है कि जो डॉक्टर होता है उसके लिए सारे पेशेंट्स इक्वल होते हैं। डॉक्टर के नज़र में कोई आम ख़ास नहीं होता। ये क्योंकि ये तो उसकी जॉब है। तो फिर आपने से पूछना है कि आपको लगता है कि मरीज़ अगर वो डॉक्टर तवज्जो नहीं दे रहे तो इसमें डॉक्टर की कोई गलती हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा डॉक्टर सही हो। आपने पेशेंट को ना न्यूट्रली ट्रीट करना है। मतलब कि आपने कह सकते हैं कि अगर ये डॉक्टर का फ़र्ज़ होता है कि वो अपने मरीज़ की बात सुने। डॉक्टर साहब पूरे वार्ड की बोझ उठाते हैं। मतलब कि अगर उन्हें, चलिए मैं मान भी लिया कि अगर डॉक्टर ने आपको सही तरह पेश नहीं आए, तो आप भी सब्र का मुज़ाहरा कर सकते थे, मगर आपको भी हौसले का मुज़ाहरा करना चाहिए। और मैं डॉक्टर साहब से कहूँगी कि वो तल्ख़ी से काम ना लिया करें, बल्कि एहतियात करें। आपको मेरी बात फिर उसे श्योर कराना है कि आप मेरी बात समझ गए, मतलब कि उनको ना सैटिस्फाई करके भेजना है। फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट करनी है जिसमें डिस्प्यूट बिटवीन द डॉक्टर एंड नर्स भी हो सकती है कि नर्स आके कहेगी जो डॉक्टर ने मेरे से नहीं बिहेव किया, तो देखिए इंसान आपने उसको भी बेसिकली ना लीनिएंटली डील करना है कि देखिए इंसान की फितरत में शामिल है कि वो इज़्ज़त हासिल करना चाहता है। इस तरह डॉक्टर साहब की भी इज़्ज़त है। अगर आप उनके साथ इज़्ज़त से पेश आएँगी तो वो भी आपके साथ इज़्ज़त से पेश आएँगे। डॉक्टर साहब के ऊपर पूरे वार्ड की ज़िम्मेदारी होती है। अगर उन्होंने आपको कोई काम कह भी दिया है तो बेसिकली डॉक्टर साहब इस वक़्त जो है आप उनका काम कर सकते थे क्योंकि वो इस वक़्त बिज़ी थे। तो चलिए अगर डॉक्टर साहब ने आपसे तल्ख़ी से बात कर भी ली तो आप सब्र का मुज़ाहरा भी कर सकते थे। और इसके अलावा डॉक्टर साहब को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको भी एहतियात बरतनी चाहिए और मैं डॉक्टर साहब से कहूँगा कि वो तल्ख़ी ना बरतें। और इस तरह ना आप मेरी बात समझ गए होंगे, उनको भी सैटिस्फाई करना है। फिर आता है स्लीप हाइजीन का स्टेशन हो सकता है। इसमें वही अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर फ़लाँ है और आपका नाम क्या है? क्या आप मुझे अपनी बीमारी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फिर उसकी रूटीन्स पूछनी है कि आप किस वक़्त सोते हैं, किस वक़्त उठते हैं, सोने से पहले चाय का इस्तेमाल तो नहीं करते या फिर कोई ऐसी मशरूबात जो आप पीते हों। इसके अलावा आपके सोने से पहले क्या मामूलात होते हैं और इसके अलावा उनसे पूछना है कि आप कोई मशरूबात लेते हो, कोक या टी वग़ैरह, फिर इनके जो भी जवाब होंगे उनसे अंदाज़ा लगाना है कि उनके सोने का मामूल जो है वो नहीं है। इसके अलावा दवाइयों का मुमकिन है कि दवाइयों का असर भी हो सकता है कि वो स्पेशल ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हो जिसकी वज़ह से उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती हो। फिर उनकी सुबह की रूटीन देखनी है कि मतलब कि वो इस तरह उनको कहना है कि आपने रात की और सुबह की रूटीन जो है आपने टाइम फ़िक्स करना है। आपने सेम टाइम पे सोना है, सेम टाइम पे उठना है। आरामदा जगह हो, कॉफ़ी का इस्तेमाल कोला का इस्तेमाल ले रहे हैं तो वो छोड़ दें। और इसके अलावा आप उन्हें खाने और सोने से 2 घंटे पहले जो है वो खाना-पीना जो है सोने से 2 घंटे पहले कर लिया करें। और इसके अलावा एक्सरसाइज़ेज़ भी बतानी है। स्लीप एक्सरसाइज़ेज़ हो सकती हैं कि क्या क्या मैं आपको कुछ
क्या आप मुझे बताएँगे कि आप मेरी बातों को किस हद तक समझे हैं? ठीक है? और क्या आप इस मामले में मुझसे कोई और सवाल करना चाहेंगे? स्लीप एक्सरसाइज़ आपने बता सकते हैं कि ना उन्हें गाइड करें कि आपने सोने से पहले ना मसल रिलैक्सेशन टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स करें, लंबा साँस लिया करें और बेसिकली ना आप ये भी बता सकते हैं कि आप सोने से पहले ना ये एक एक्सरसाइज़ होती है कि आपने ना आँख बंद करना है और अज़्यूम करना है कि आपके सामने एक ना ब्लैक बोर्ड है और आपके एक हाथ में चॉक और एक हाथ में डस्टर है। आपने ना दरमियान में ना सर्कल ड्रा करना है और फिर ना वहाँ के सर्कल के अंदर कोई भी गिनती भी लिख सकते हैं और कोई एक्स वाई ज़ी कोई भी अल्फ़ाबेट भी लिख सकते हैं और आपने ना उसके बाहर ना गहरा लिखना है। सर्कल के बाहर गहरा और सर्कल के अंदर कोई अल्फ़ाबेट या कोई गिनती। अगर आप गिनती लिख रहे हैं तो आपने ना उसको रेज़ करना है। बेसिकली आपने अज़्यूम करना है, ये सब कुछ करना नहीं है और ना फिर आप ना उसे 100 को रेज़ करके 99 लिख देंगे और जो गहरा है उसको महसूस करने का जो लफ्ज़ गहरा था वो और गहरा हो गया। इस तरह आपने उल्टी गिनती करनी है तो आपको ये एक्सरसाइज़ करने से आपको नींद आ जाएगी। और फिर ना बेसिकली ना फिर एथिकल डायलेमास आ जाते हैं और इस तरह जो पेशेंट की जो है वो स्लीप रूटीन जो है वो डेवलप हो जाती है। फिर एथिकल डायलेमास के अंदर आते हैं कि पेशेंट जो है आपके अंदर कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके आ गया है तो आपने उसे किस तरह डील करना है। आप स्टेप्स में आ जाएगा कि आप चांस भी दे सकते हैं, मतलब कि अगर कोई छोटा गिफ्ट ले आया तो आप ले सकते हैं, मगर कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट लेके आया है तो ये आप नहीं ले सकते। ये आपकी ये बेसिकली ना तो आपने पेशेंट्स को ना इस बात की अपनी बात करके पेशेंट को बताना होता है कि ये आपके प्रोफेशनल वे के खिलाफ है और ये सुट सही बात नहीं है। और ना क्या कैसे आना हुआ पेशेंट से पेशेंट कहेगा कि मैं आपके लिए गिफ्ट लाना चाहता हूँ तो आपने कह देना है कि देखिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने तकल्लुफ़ किया है, मुझे मालूम है कि तोहफ़ा देना मोहब्बत है, पर हर इंसान उन्हीं को तोहफ़ा देता है जिनसे उन्हें मोहब्बत होती है। और ना बेसिकली ना तिब के असूलों के मद्देनज़र रखते हुए ये तोहफ़ा मैं आपसे ये तोहफ़ा नहीं ले सकता। और ना बेसिकली ना क्योंकि इसकी बहुत सी वजूहात हैं, मुझे दूसरे मरीज़ों को भी देखना होता है, इस तरह उन पे भी असर पड़ेगा। आपको देखते हुए वो भी तोहफ़े लाएँगे और फिर अगर वो ठीक ना हो सके तो वो ज़हनी तनाव का शिकार हो सकते हैं। डॉक्टर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो सब पेशेंट्स को इक्वली ट्रीट करे और इस तरह आपकी सेहत पे भी बुरा असर पड़ेगा और आप भी मुझसे ज़्यादा तवज्जो माँगेंगे क्योंकि वो फिर इंसान अटेंशन एक्सपेक्ट कर रहा होता है ना अगले से जब उन्हें गिफ्ट दे देगा तो। इस तरह डॉक्टर के लिए इतने ही बहुत है कि आप उसके मरीज़ जो है वो सेहतयाब हो गए हैं और मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ और आप मेरी बात को समझ रही हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस तरह ना आपने उसे सैटिस्फाई करना है। फिर उसे रिफ्यूज़ल हो सकता है कि कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी आपको कुछ ऑफ़र करती है तो आपने किस तरह रिफ्यूज़ करना है। तो कोई भी जो है वो उनका क्लाइंट आएगा वो आपसे कहेगा कि क्या, फिर आपने उसे बेसिकली जो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने में इस तरह करना है कि कैसे आना हुआ। तो ये देखें फिर वो आपसे ज़ाहिर बात है वो अपनी डिमांड्स भी बताएगा और अपनी बातें भी करेगा तो आपने उसे इस तरह बात करनी है कि देखें जब इंसान आपस में कारोबार करता है तो वो अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए बहुत सी ज़ाती मफ़ाद हासिल करने के लिए बहुत कुछ करता है। हर शोबे का कुछ असूल होते हैं और इस तरह तिब के भी असूलों के मुताबिक मैं ये नहीं ले सकता और इसकी बहुत सी वजूहात हैं। अगर आप पैसे देंगे तो चाहेंगे कि मैं आपकी दवाई लिखूँ, जबकि मैं वो दवाई लिखूँगा जो कि मेरे मरीज़ों के लिए सस्ती हो या फिर जो उसके बेनिफिट्स जो हैं वो पेशेंट्स के लिए ज़्यादा हों। अगर आपकी दवाई मेरे मरीज़ों के लिए अच्छी साबित होती है, तो मैं उसी को तरजीह दूँगा। और आप फ़िक्र ना करें, इस सब के बावजूद मेरे और आपके ताल्लुकात में कोई भी किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कभी भी मुझसे मिलना चाहें तो आ सकते हैं। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? यानी उससे आपने इस तरह सैटिस्फ़ाई करना है। फिर अगला स्टेशन कम्युनिकेशन का हो सकता है जिसमें अटेंशन आएगी, मतलब कि लिसन टू द सब्जेक्ट विद अटेंशन। आपने अपने पेशेंट को ना पूरी तवज्जो से देखना है, उसके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना है, उसके साथ एक्टिव लिसनिंग रखनी है और मतलब कि उसको अपने साथ बिठाना है, बेसिकली ना 90 के एंगल पे बिठाना है, उसके साथ एक्टिव लिसनिंग करनी है, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए आपने उसे सेपरेट रूम में बिठाना है और ना बेसिकली ना उसकी बात सुननी है, उसे नोटिस करना है, उसके साथ उसके लिंगुअल पैरालिंगुअल एस्पेक्ट्स ऑफ स्पीच को ऑब्जर्व करना है। उससे ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, क्लोज एंडेड पूछ सकते हैं, लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओपन एंडेड ऐसे पूछ सकते हैं कि कैसे आना हुआ, अगर वो खुद ही बताएगा कि मुझे क्यों, कैसे और किस तरह आना हुआ। क्लोज एंडेड क्वेश्चन में आपसे ये पूछ सकते हैं कि आपका नाम क्या है? नाम तो एक ही होता है, सवाल खत्म हो जाएगा। या फिर आप ये पूछ सकते हैं कि दर्द होता है या नहीं होता? लीडिंग क्वेश्चन ये होता है कि दर्द होता है तो कहाँ होता है? मतलब फिर वो ये बताएगा ना कि मेरे बाएँ बाजू की तरफ दर्द होता है, तो फिर वो दर्द कहाँ होता है कि वो फिर जो दिल में दर्द होता है वो ज़ाहिर बात है बाएँ बाजू की तरफ। तो इस तरह जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो एक लीडिंग क्वेश्चन आपको मज़ीद मालूमात दे सकता है। पैराफ्रेज़िंग यही है कि आपने उसी मालूमात को मज़ीद तफ़सील से उसे बताना है और एम्फैसाइज़ ये है कि आपने उसके साथ बताना है कि मैं जो है
आपका दर्द समझ सकता है, आपने सिम्पैथी नहीं शो करनी। फिर प्रोफेशनलिज़्म और आईक्यू, ईक्यू लेवल में आते हैं वो बेसिकली ना, वो उसकी मेमोरी चेकिंग में हो सकता है। फिर कंप्लायंस आ जाती है। इसमें ये होता है कि पेशेंट जो है ना, डॉक्टर जो कोई भी पर्सन जो डॉक्टर के पास आया है, वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फ़ॉलो नहीं करता, ठीक है? वो डॉक्टर की एडवाइस को भी फ़ॉलो नहीं करता। बेसिकली ना वो सैटिस्फाई नहीं होता डॉक्टर से, या फिर डॉक्टर जो है उसने उसे सैटिस्फाई नहीं किया होता, तो फिर से आपने से किस तरह पूछते हैं कि कैसे आना हुआ? मैं आपसे ये भी आपकी बीमारी के मुतालिक आपसे कुछ सवालात करूँगा। हमारे बीच होने वाली तमाम गुफ्तगू सीधा राज़ में रखी जाएगी। फिर पेशेंट एक्सप्लेन्स द हिस्ट्री। मुझे मालूम हुआ कि पहले इलाज ले रहे थे, फिर उसके बाद आपने काफ़ी अर्से तक इलाज नहीं किया। तो फिर वो बताएगा कि पेशेंट एक्सप्लेन करेगा कि उसने जो है वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। मतलब कि उसने कि हकीम से दवाई लेना शुरू कर दी है, कि अगर वो फिर आपने उसे बताना है कि एलोपैथिक की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है और बेसिकली मेडिसिन की इम्पोर्टेंस अपनी जगह है। अगर वो कोई ऐसी अगर वो सिर्फ दम वगैरह करवा रहा है तो वो तो एक अलग चीज़ है, तो आप उसे नहीं रोक सकते उसे आप। लेकिन अगर वो कुछ खा पी रहा है जिसको कि एक मुख्तलिफ चीज़ है, कोई हर्ब्स वगैरह ले रहा है जिससे जो है दवाई के अद्वियात के इस्तेमाल के दौरान जो है उसे कोई यानी उसका इफ़ेक्ट मिक्स हो सकता है, तो आप उसे फिर वो चीज़ लेने से मना कर देंगे। और फिर इस तरह ना आप उसके बताएँगे कि मैंने आप जो टेस्ट करवाए थे उसके मुताबिक आपके हालात ठीक नहीं है। मैं आपकी राय का भरपूर एहतराम करता हूँ, हकीम का इलाज अपनी जगह है। मगर एलोपैथी के मुताबिक इसका बेहतर और मौसर इलाज मौजूद है। फिर आपने उसे मतलब कि बताना है कि आप अपनी बाकायदगी से दवा इस्तेमाल करें। ये बेसिकली शुगर के केस के अंदर हो सकता है। पेशेंट अपनी मेडिसिन लेना छोड़ देता है। फिर उसे बताना है कि आपका प्रोसीजर ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, कि अगर आप जो है इंसुलिन ले रहे थे, अगर आप इंसुलिन लेना चाहते हैं, अगर आपकी शुगर मेंटेन आपने बताया कि अगर आप अपनी दवाई का इस्तेमाल सही नहीं करेंगे, तो आपकी जो है शुगर लेवल बढ़ सकता है। उसके बाद आप इंसुलिन पे आ जाएँगे, जिसके मुताबिक आपको फिर इंजेक्शन लेना पड़ जाएँगे, वो ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है आप अपनी जो है वो दवाई लेना कंटिन्यू रखें। फिर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डॉक्टर का सेशन आ जाता है कि वो एक अलग बात हो गई। फिर एथिक्स कॉन्फिडेंशियलिटी में ये होगा कि कैसे आना हुआ, आप क्या लगते हैं इनके, फिर आप क्या जानना चाहते हैं कि उनके बारे में। मैं समझ सकता हूँ कि इंसान जिससे मोहब्बत करता है उससे उसकी खैर खबर हासिल करने के लिए भरपूर कोशिश करता है। फिर बेसिकली तिब के असूलों के मुताबिक मैं आपको बारे में जो है वो कुछ नहीं बता सकता, मगर हाँ, मैं आपको ज़रूर बता अगर कोई जो है किसी पेशेंट्स की जो है कोई मालूमात लेने आ जाए, कि मतलब कि आप उसे रिवील कर दें। अगर सीवियर केसेज़ हों, मतलब कोई एड्स का केस हो या फिर कुछ और केसेज़ हो सकते हैं जिसमें जो है वो पुलिस इन्वॉल्व हो, तब तो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी को रिवील कर सकते हैं। लेकिन जो है अगर कोई उसके अगेंस्ट उसकी कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप फिर उसे नहीं बता सकते। तो इस तरह ना आपने सब बताना है कि मगर इस सब के बावजूद मैं यकीन दिलाता हूँ कि आपका जो है वो इलाज जारी रहेगा और वो बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएँगे, कि आपको मेरी बात समझ गए हैं। फिर उसे अल्लाह हाफ़िज़ करने में ग्रीटिंग्स करनी है। फिर मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग काला जादू ये आ जाता है कि अस्सलाम वालेकुम, ग्रीट करना है कि मेरा नाम डॉक्टर फ़लाँ है। आपका नाम क्या है? मैं आपसे आपकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात करना चाहता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भरपूर ताउन करेंगे। हमारे बीच होने वाली तमाम गुफ्तगू सीधे रास्त में रखी जाएगी। मुझे मालूम पड़ता है कि आपको लगता है कि आप पर किसी ने काला जादू किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है? पेशेंट को चेक करना है। मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ, मगर तिब के नज़रिए से देखा जाए तो ऐसा कुछ नहीं होता। साइंस के मुताबिक ये एक बीमारी है जिसका मौसर इलाज मौजूद है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे इर्द-गिर्द बहुत से लोगों के जो रवैये जो लोग सोच रहे होते हैं, हम वही खुद परसीव करना शुरू कर देते हैं कि लोग अगर कुछ बात कर रहे हैं तो हम भी वो महसूस करना शुरू कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। और फिर उसे बताने कि साइंस की नज़र में ऐसा कुछ नहीं है, ये ज़हनी तनाव का वजह भी हो सकती है कि हमारे जिस्म पे जो है मुख्तलिफ़ किस्म के असरात होते हैं। अगर आप इलाज करवाएँगे तो सेहतियाब हो जाएँगे। क्या आपको मेरी बात समझ रहे हैं? फिर उसे अल्लाह हाफ़िज़ करनी है। मिनी मेंटल एग्ज़ामिनेशन में ये हो सकता है कि आपने ग्रीटिंग्स करनी है, परसेप्शन ओरिएंटेशन देखनी है, कॉम्पिटेंसी चेक करनी है मतलब इंसान कितना कॉम्पिटेंट है। उसकी इंटीग्रेशन देखनी है कि वो किस तरह जो है चीज़ों को रिलेट कर सकता है, मतलब कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी। आप उसे कुछ याद करवा दें और फिर से सुनना शुरू कर दें, मतलब कि बताएं कि इस कमरे में क्या है। आप उसे कुछ चीज़ें 3 चीज़ें दिखा दें और उसे पूछें कि मैंने आपको क्या बताया था। लॉन्ग टर्म मेमोरी ये है कि आप उसे वो 3 चीज़ें कोई 10 चीज़ें दिखा दें अपने कमरे में मौजूद, और फिर जो है उसे कहें कि गिनती करें 10 तक और फिर दोबारा कहें कि उसे उल्टा करके बता दें। मतलब कि इस तरह उसकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का आपको अंदाज़ा हो सकता है। आप पेशेंट को उसके मुतालिक सवालात कर सकते हैं कि आप का नाम क्या है? आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है? आपका घर कहाँ है? और या फिर उससे जो है फिर रिज़ल्ट्स बताने होते हैं पेशेंट को। फिर यही बात होगी कि नेम ऑफ़ अ ईयर या डॉक्टर, डेट, डे, सेशन पूछ सकते हैं, सीज़न पूछ सकते हैं, उसका क क किस कंट्री से उसका ताल्लुक है, किस शहर से है, आप इस वक़्त कहाँ हैं, मैं कौन हूँ? कोई भी 3 सब्जेक्ट, वही वाली बात हो गई। और इस तरह जो है फिर आप उन्हें ये भी कह सकते हैं कि कागज़ लें और उसको जो है मोड़ें। आप दाएँ हाथ से कागज़ लें, उसको मोड़ें और उसे बाएँ हाथ से जो है टेबल पे वापस रख दें।
इस तरह के, और आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आपके मुतालिक आपको क्या बीमारी है, रिज़ल्ट में आपने पेशेंट को बताना है जो आपने उसे ऑब्ज़र्व किया, ठीक है? फिर आप उसे मतलब कि अपनी उसकी मेमोरी जो है इंटैक्ट है, पेशेंट का एटीट्यूड नॉर्मल है, उसका पोस्चर अपराइट था और पेशेंट जो था वो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन कर रहा था ड्यूरिंग द सेशन कि नहीं कर रहा था। मसल रिलैक्सिंग टेक्निक्स के अंदर आ जाती हैं कि ना आपने ना बेसिकली ना सब्जेक्ट को जो है वो चेयर पे बिठाना है, और ना बेसिकली उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं कर रहा हूँ आप उसे मेरे पीछे पीछे दोहराएं। इसमें ना आपने बेसिकली ना जैसे कि मसल रिलैक्सेशन टेक्निक के अंदर ना आप ना पेशेंट को कहेंगे कि ना मैं जैसे जो एक्सरसाइज कर रहा हूँ आप मेरे पीछे दोहराते जाएं, और फिर आपने कहना है कि पहले तो आप लंबे गहरी सांस लें 10 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद में उसकी सारे मसल्स को ना आपने 5 से 7 सेकंड के लिए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कराना है और अगले 10 सेकंड के लिए रिलैक्स कराना है। आपने हेड से स्टार्ट करना है। बेसिकली आप फिस्ट भी कर सकते हैं जिसमें आप उसे कहें कि आप जो है अपने हाथ की मुट्ठी बनाएं और फिर उसको जो है 5 से 7 मिनट तक फिस्ट बना के रखें, और फिर उसे ना जब उसे छोड़ेंगे तो तब आपने सांस अंदर लेना है जब उस मुट्ठी बना रहे होंगे, और जब छोड़ना है ना रिलैक्स करना है तब आपने जो है एक्सहेल करना है। इस तरह ना इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस से ना आपने उसके साथ साथ उसकी मसल्स की रिलैक्सेशन और कंट्रैक्शन कराते जाना है। फिर आप जो है एल्बो जॉइंट पे जो है वो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की मूवमेंट्स करा सकते हैं। सर पे आप उसे कहेंगे कि अपने सर को ना मतलब कि लेफ्ट राइट देखें, इस तरह हेड की एक्सरसाइज हो जाती है। और ना थ्योरी चढ़ाएं, इससे जो है मसल्स ऑफ फोरहेड की एक्सरसाइज हो जाएगी, और अपनी आंखों को बेसिकली ना च्यूइंग करवानी है उससे बहुत ज़्यादा, इससे मसल्स ऑफ मेस्टिकेशन की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाएगी। इसके अलावा ना आपने उसे कहना है कि जो अपनी थोड़ी है ना चेन उसे जो है अपने गर्दन के साथ लगाएं, इस तरह जो है वो नेक की एक्सरसाइज होगी। फिर आपने उसे कंधे चढ़ाने का कहना है कि जो उसके जो शोल्डर्स है ना वो अपने कानों की लो तक लगाएं और फिर वापस लेके जाएं। इस तरह जो है आपने इसे कहना है कि जो उसके कमर है ना उसके जो शोल्डर ब्लेड्स हैं उन दोनों को आपस में मिलाएं, और इस तरह सांस अंदर लें मिलाते वक्त, छोड़ते हुए जब उन्हें रिलैक्स कर रहे हो तो फिर जो है आपने एक्सहेल करना है। और इस तरह जो है जो आपकी टांग है ना बेसिकली जो आपकी थाई के मसल्स हैं उनको आपने कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने चेयर पे बैठते बैठे हुए। फिर जो है इनहेल करना है कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, और जो एक्सहेल करेंगे तो फिर उन्हें रिलैक्स कर तो उन्हें छोड़ देना है। और इस तरह जो है अपनी टांग की मूवमेंट कर सकते हैं। और ना बेसिकली पाँव पे जो है वो आपने पाँव को ऊपर ले जाना है और पाँव को नीचे ले जाना है एड़ी के पॉइंट पे बेस बना के। इस तरह जो है आपने उसकी एक्सरसाइजेस करानी है। फिर आती है मैनेजिंग द पेशेंट विद द पैनिक डिसऑर्डर। इसमें हो सकता है कि जो पॉसिबल सिनेरियो रहता है या तो पेशेंट शुगर से डरा हुआ है, उसको डायबिटीज़ है और वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा है, उसको इसके मुतालिक नहीं मालूम, तो आपने उसको जो है उसकी बेसिक्स इन्फॉर्मेशन देनी है कि हर इंसान को शुगर हो जाती है, मतलब इसके जो है इसकी भी इकसाम होती हैं, कुछ जो होती है कंजेनिटल होती है जो कि जो है बेसिकली जो है फिर उसके ट्रीटमेंट्स के बारे में बता सकते हैं कि जो इसका इलाज तो मौजूद है ना कि आपको उसका कंट्रोल रखना है। आप अद्वियात टाइम पे लें तो इससे आपकी मेंटेन रहेगी, ये डरने की बात नहीं है। फिर अगर वो अफ्रेड ऑफ अ नीडल है, उससे कोई सुई वगैरह चुभ गई है तो आप उसे बताएं कि जो है सबको सुई चुभ जाती है, ज़रूरी नहीं है कि सबको उससे कोई HIV हो से या फिर कोई भी कोई भी वायरस टेस्ट जो है जैसे हेपेटाइटिस हो सकता है वो पॉजिटिव हो। सब मतलब कि जो उसकी पॉसिबल सिनेरियो है ना आपने उसके अकॉर्डिंग उसे गाइड करना है कि कोई कुछ डॉग से अफ्रेड हो सकता है तो आपने बताना है कि सारे डॉग जो होते हैं वो खतरनाक नहीं होते। अगर उसे कुत्ते ने काट लिया तो आपने समझाना है कि सारे डॉग जो होते हैं वो खतरनाक नहीं होते। और इस तरह ना अगर कोई डॉक्टर से अफ्रेड है तो उस तरह भी, कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता तो इस तरह भी पहले आपने अपने सब्जेक्ट को रिलैक्स करना है, उससे फेयर के बारे में पूछते हैं, फिर उसे एक्सरसाइज बतानी है, फिर उसको रिलैक्स करना है, उसके जो है आंखों को जो है वो बंद करवाएं आप, फिर उसका जो है उसे कहें कि आप अपने खौफ का सामना करें, फिर जो है आप सोचें कि वो चीज़ आपके करीब आ रही है, और फिर जो है आपसे रिलैक्स हो। इस तरह जो है आपने प्रोसीजर कंडक्ट करना है और अपने पेशेंट को मैनेज करना है। फिर कंसेंट आ जाती है, इसमें वही बात हो जाती है कि आप जो है वार्ड्स के अंदर जो है बेसिकली ये लर्न करते हैं कि अपने पेशेंट को किस तरह कंडक्ट लेनी है। मिनी मेंटल एग्जामिनेशन के जैसे आपसे कहेंगे कि मैं आपको श्योर कराता हूँ कि आपकी मेंटल स्टेट लाइक मैं कौन हूँ, आप किस इस वक्त कहाँ हैं, आज क्या दिन है, आप आस-पास की चीज़ों को पहचानें। कंसेंट की फिर इस तरह ना आपने उसे बताना है, और ना बेसिकली ये भी कह सकते हैं कि अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड है, तो अगर कोई गुमशुदा आपको शनाख्ती कार्ड मिला तो आप उसका क्या करेंगे? अगर वो रिप्लाई में कहे कि जी मैं पोस्ट ऑफिस में डाल दूँगा ना, वो पोस्ट बॉक्स में। तो इस तरह ना फिर आपने उसके बाद उसकी रिटन कंसेंट लेनी है और अपना प्रोसीजर कैरी आउट करना है।